सभी बच्चों को, सिमरन, विवेक, निखिल, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग भाई। ईशान, कैलाश, योगेश, नमस्ते, गुड इवनिंग। अरित्रा, आशु, शिवांश, कुशल, सभी को गुड इवनिंग भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? रिवीजन कैसे करें? देखिए, रिवीजन तो अब धीरे धीरे समय आ गया है। मैं आपको बोलूँगा कि दिवाली मनाकर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। दिवाली के बाद रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन का बहुत सिंपल फंडा है। जेई मेंस के लिए रिवीजन करने के लिए आप लेक्चर्स बहुत एग्जॉस्टिव हैं, तो आप लेक्चर्स को देखिए स्टार्टिंग के, है ना। और जो आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इलिस्ट्रेशंस आपको कराए गए हैं, आपको उसमें डाउट है तो उसको देख लीजिए। अदरवाइज आप उन सारे इलिस्ट्रेशंस को ही देखिए जो आपको कराए तो बहुत गए हैं, लेकिन जिससे आपका बेसिक्स कवर हो जाता है वो इलिस्ट्रेशंस आप देख सकते हैं। बाकी इलिस्ट्रेशन जो बहुत ज़्यादा लेवल के हैं उसको अभी आप स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि आप देख लेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी, टाइम नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधे सीधे 3 साल के PYQs जो टॉपिक वाइज मिल रहे हैं उसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो मेजर टॉपिक्स आप अब जेई मेंस की अगर बात करें, अगर हम जेई मेंस की बात करें तो जो वेटेज टॉपिक है, हम लास्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स पे, जो कि हाईली वेटेज है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, उसके बाद से करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद से आपका जो रे ऑप्टिक्स है ना, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें भर भर के सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को, मैकेनिक्स, मैं 12th वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 12th वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी रिपीटर 12th वालों के पास तो अभी मैं 12th की पोर्शन 60% कवरेज हो चुका है। 60% 12th आना है, इससे ज़्यादा ही आ सकता है। तो आपके पास काफ़ी अब मतलब रिवीजन करने का काफ़ी स्टफ है। तो आप दिवाली के बाद से धीरे धीरे अपना रिवीजन प्लान करके शुरू कर दीजिए। और जिनको रिवीजन में मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मर्जिंग क्वेश्चंस करें, है ना। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के, 5 उस टॉपिक के, ऐसे आप पिक करके कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनका 12th का पूरा सिलेबस भाई आपको नवंबर 10 तारीख तक मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 10 नवंबर तक 12 का टॉपिक आपका फिनिश है, पूरा सेमीकंडक्टर तक, ठीक है। सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, सब कुछ आपका 10 तक आपको करके दे दूंगा मैं। तो आपके पास बहुत समय है। उसके बाद मैं भी आपको रिवीजन कराऊंगा। 12th वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 12th वालों को जो है 11th के टॉपिक्स में जितना हो सकता है रिवाइज कराऊंगा जो प्रियोरिटी ऑर्डर पे है, ठीक है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ेंगे, जो आपका सब जाना पहचाना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सभी को पता है कि देखिए डीपीपी जितना कर पाए ठीक है। मैं अभी भी बोलूंगा कि डीपीपी कर लीजिए क्योंकि वो टॉपिक बेस होता है। तो डीपीपी कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है। डीपीपी कर लीजिए और आप PYQ कर लीजिए, इतना कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सभी बच्चों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा, तो एज इट इज है, इसमें कुछ नया नहीं है। बस मैं क्वेश्चंस
आपको करा दूंगा लेवल के जो भी एडवांस के क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको पता लग जाएगा। दिवाली की हॉलीडे भी होगी, 2-3 दिन की तो होगी, थोड़ी लंबी छुट्टियां होती हैं, तो 2-3 दिन की आपको दिवाली की छुट्टी मिल जाएगी। तो सभी बच्चों ने केमिस्ट्री में ये कर लिया है क्या? 12th वालों ने नहीं पढ़ा है? ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ मुझे उससे नहीं मतलब है, मैं जो भी है फंडामेंटल से ही बताता जाता हूं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा बोर्स पोस्टुलेट ही है, रदरफोर्ड तो सबको पता है ना? तो बोर पोस्टुलेट्स में जो बेसिक आपके पास है, बोर्स ने इनके फेलियर को ओवरकम किया था, है ना? इनके फेलियर को ओवरकम किया था रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली जो है न्यूक्लियस के राउंड घूम रहे हैं। तो उसके बाद मैक्सवेल ने ईएम वेव की थ्योरी दी। मैक्सवेल ने ईएम वेव की थ्योरी दी जिसमें कि ये पता चला कि हमारा जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तो धीरे धीरे वो स्पाइरल बना के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यही तो था फेलियर, है ना? एक्सेलरेटेड चार्ज कंटिन्यूसली इमिट रेडिएशन एंड ड्यू टू दिस दे लूजेस देयर एनर्जी एंड फाइनली कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। यही था। लेकिन ऐसा देखा गया कि न्यूक्लियस में कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं मिला, हमें नेगेटिव चार्ज नहीं मिला। तो इसको इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एनर्जी वो केवल इमिट या एब्जॉर्ब तभी करेगा जब वो ट्रांजिशन करेगा, आइदर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर और फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, तो अगर इमिशन की बात होगी तो वो हायर से लोअर में जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तब जाके किसी ऑर्बिट में, तब जाके वो क्या करेगा, इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब वो क्या करेगा, किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। यही तो था। तो उनसे पूछा गया कि फिर क्या है ये जो ऑर्बिट्स हैं, इसको उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जहां पे एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई हो जाए, तो ऐसे में स्टेशनरी ऑर्बिट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स अपने रेडिएशंस इमिट नहीं करेंगे। तो इन्होंने इसको ओवरकम किया। तो पहला पॉइंट तो देखो कॉमन ही है, पहला पोस्टुलेट तो कॉमन ही है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना? एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction provides necessary centripetal force। यही तो था, यही रदरफोर्ड ने भी बताया था। तो ये तो कोई चेंज नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो उनके फेलियर को जो ये किया, तो उसमें आपको ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली emit or absorb इमिट और एब्जॉर्ब भी कर लो।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ओनली इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इफ दे हैव ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर। तो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे वो ट्रांजिशन करेगा तो ऑब्वियसली इमिट करेगा, और अगर लोअर से हायर जाएगा तो कुछ एब्जॉर्ब करेगा। हाँ भाई, कम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर अभी तो है, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, तो पुराना जो सिलेबस है उसी के आधार पे पढ़ाई होगी, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। कम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर भी है। हाँ भाई, बहुत शॉर्ट में नोट करा रहा हूं, तो नोट कर लो, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ओनली इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इफ दे हैव ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर और लोअर टू हायर। मतलब कि अगर मान लो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो किसी ट्रांजिशन में है, वो मान लीजिए यहाँ पर E2 में है और ये यहाँ पे E1 है, E2 अगर ग्रेटर देन E1 है, तो जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करेगा तो एक फोटोन इमिट करेगा इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर, है ना। इन सिचुएशंस में ही ये ट्रांजिशन जब करेगा, इस ट्रांजिशन सिचुएशन में ही इसको क्या मिलेगा, फोटोन्स, आइदर ये एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा। तो इनके अकॉर्डिंग जो एच न्यू होगा ये होगा E2 माइनस E1, है ना। एच न्यू होगा वो E2 माइनस E1। एच न्यू तो सबको, एनर्जी तो सबको पता है ना, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा होता है, ये तो पता होगा सबको। केमिस्ट्री में 12th वालों ने पढ़ा होगा, रिपीटर ने नहीं पढ़ा होगा, बट 12th में तो पढ़ के आए हो, ये सब पता होगा। ठीक है, तो यहां से ही आएगा। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा ये हो सकता है कि आपको मान लीजिए लोअर से हायर में यही E2 है, E1 है और ये E2 है, E2 ग्रेटर देन E1 है। तो अब इस केस में भी इलेक्ट्रॉन जो है जब लोअर से हायर में ट्रांजिशन करेगा तो इतने एनर्जी डिफरेंस का फोटोन आपको एब्जॉर्ब करेगा। कोई फोटोन जब तक ये एब्जॉर्ब करेगा इतने एनर्जी डिफरेंस का, तब जाके ये ट्रांजिशन करेगा। तो ये बोर्स का एक पोस्टुलेट है जो इन्होंने बताया। तो इसमें भी आप बोल सकते हैं कि वही एच न्यू इक्वल टू यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे इमिट कर रहा है ना। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है और यहाँ पे इमिशन है। तो जब हायर से लोअर जाएगा तो इमिट करेगा इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर। ठीक है, वर्क फंक्शन और वो सब इसके बाद होगा भाई, ये भी मैं बता दूं, लोग उसी में परेशान रहेंगे। जो सीक्वेंस है टॉपिक का वो एटॉमिक पहले पढ़ाया जाएगा, फिर फोटो, फिर एक्सरे, फिर न्यूक्लियर। तो बार बार कमेंट करके आप परेशान मत होइए, ना करिए। ठीक है, ये सीक्वेंस है मॉडर्न का। ठीक है, मेरा सीक्वेंस ये है, एटॉमिक है, फिर फोटो है, वो सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत छोटा टॉपिक है और इसमें आपको मैं बहुत कंसाइज अपने क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूं, उसमें कुछ है भी नहीं स्कोप। जेई एडवांस के अभी तक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो सब मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको। एटॉमिक, फोटो, एक्सरे और न्यूक्लियर, यही है, ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट है वही कौन, स्टेशनरी ऑर्बिट का, है ना। तो थर्ड पोस्टुलेट ये है अपना स्टेशनरी ऑर्बिट का, जो उन्होंने इसके फेलियर को ओवरकम किया था। उन्होंने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स neither emit radiations nor absorb any radiation। ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट।
है ना, ये बोला गया था। फिर बोला गया उनसे कि किस किस को आप बोलोगे, किस किस को बोलोगे कि कौन से अपने जो है स्टेशनरी ऑर्बिट हैं। ठीक है, तो वो बोला गया कि व्हेन एंगुलर मोमेंटम of electron is quantized, है ना, तो उसी को बोला गया आपका MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो इसी में बोला गया कि ये सारे ऑर्बिट जिसमें उसके एंगुलर मोमेंटम क्वांटिनाइज होंगे, क्वांटिनाइज तो सब लोग समझते हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई, तो ऐसे सारे ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। ऐसे सारे ऑर्बिट्स को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से उन्होंने रदरफोर्ड के फेलियर को क्या किया, ओवरकम किया। ठीक है, अब इन्हीं के पोस्टुलेट से हम लोग हाइड्रोजन, अच्छा इसकी लिमिटेशन तो सबको पता है बच्चों, इसकी लिमिटेशन तो पता है आप लोगों को कि हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए पढ़ेंगे, केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए केवल पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें, है ना, तो रेडियस, ये भी आप जानते होंगे सभी लोग, ये सब पढ़ा है तुम लोगों ने, कुछ भी नया नहीं है इसमें। रेडियस, मैं इसमें कुछ नयापन नहीं लाने वाला हूं, ना ला पाऊंगा। रेडियस वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, इस, ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उनकी nth ऑर्बिट का रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये सभी बच्चों को पता भी है। थर्ड पॉस्टुलेट्स तो यही है, देखिए, ये देखिए MVR आपने ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने थोड़ा बहुत, एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ा होगा यार। एंगुलर मोमेंटम, कोई पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव करता है जिसका मास m है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और ये रेडियस है इसका, तो यहां पे इसका जो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा वो होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इसका रेडियस r है। लीनियर मोमेंटम जो p होगा वो mv होगा, है ना, एंगुलर मोमेंटम होगा p इंटू r। तो वही चीज बोला गया। तो जहां जहां ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटिनाइज होगा, क्वांटिनाइज होने का मतलब n इज बेसिकली बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जहां जहां ये क्वांटिनाइज होगा h अपॉन 2 पाई के, वैसे वैसे को हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम, उसका जो है हम बोलेंगे कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। क्लियर है? नहीं मोहन बाबू, आपको ये कैसे नहीं पता, आपको मैकेनिक्स मैंने पढ़ाया है, आपको एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा नहीं तुमने, और कितनी जगह पे यूज कराया है ना, कितनी जगह पे यूज भी कराया है। चलिए, वेलोसिटी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम की अगर बात करें, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका न्यूक्लियस पे चार्ज Ze+1 हो जाएगा, Z एटॉमिक नंबर है और E जो है 1 का है। ठीक है, तो ये अपने पास न्यूक्लियस का चार्ज है। और मान लेते हैं कि इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी nth ऑर्बिट में, है ना, किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो किसी nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा होगा तो उसका हमें वेलोसिटी और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है। तो इसके लिए दो चीजें आप करते हो, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जनरल क्वेश्चंस भी आए हैं, तो अप्रोच यही रहेगा, इन्हीं दो इक्वेशन से सॉल्व होगा। कई बार आईआईटी एडवांस ने जनरल क्वेश्चन भी पूछा है, हाइपोथेटिकल कुछ फोर्स देकर। तो यहां पर ये r nth बोला जाएगा और ये v nth बोला जाएगा,
ठीक है, ये अपना वही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स कूलम्ब्स लॉ लगेगा, है ना। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली Fe जो है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपको प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लो और एक सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन लिख देना, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन से आप चीजों को बताते हो कि सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन, बोर्स के पोस्टुलेट लगा लो। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला यही है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द Fe प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब m Vnth v स्क्वायर अपॉन आर एन, और n क्या लिखोगे? 1/4πε0 ZE इंटू ई, मतलब ई स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू mVnth स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ लगाया है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये क्लियर है। इमिशन और एब्जॉर्प्शन कैसे डिसाइड किया है भाई? इमिशन और एब्जॉर्प्शन कैसे डिसाइड करने का मतलब क्या, कि अगर मान लो आप 2 तल्ले पे हो, आपको 5 तल्ले पे जाना है, तो आपको कोई लिफ्ट से जाओगे, है ना, कोई एक्सटर्नल एजेंट ले जाएगा। उसी तरीके से आप लोअर एनर्जी लेवल पे हो और आपको हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचना है, तो आप उतने डिफरेंस का कोई आपको फोटोन एब्जॉर्ब कराएगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस टॉपिक में लोग इस तरीके की चीजें पूछ रहे हैं, घोर आश्चर्य हो रहा है। ये 9th क्लास से पढ़ते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे ये पहली इक्वेशन है। मुझे तो लगा इसमें आप कहोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ। मुझे तो लगा आप ये कमेंट करके बोलोगे सर ये सब आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए। 1/4πε0 ये होगा, और दूसरा होगा mvr, तो mvnth rnth इक्वल टू nh/2π। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। तो कोई भी जनरल सवाल भी होगा तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यहां पर ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये दूसरी सेकेंड इक्वेशन। इसी को सॉल्व करके हम वीएनएथ और आरएनएथ की क्या निकालेंगे। यहां से आप क्या करो, आरएनएथ की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, तो वीएनएथ आ जाएगा, फिर आरएनएथ आ जाएगा। तो आपको वीएनएथ और आरएनएथ में सारा पूरा रिजल्ट नहीं रटना है। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको वीएनएथ मिलेगा, ये रिजल्ट है। पूरा नहीं भी रटोगे तो चलेगा, क्या रटना है वो मैं बता दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास वीएनएथ। अब वीएनएथ की वैल्यू कहीं पे उठा के रखोगे तो आपको आरएनएथ का भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आप करके देख सकते हो, पहले कर लीजिए, कर लीजिए। भाई विवेक बाबू, आपके आंसर क्वेश्चन का हमको क्वेश्चन आपका दिखा नहीं तो आंसर कहां से दे देंगे। यहाँ पे कमेंट्स स्क्रॉल होते रहते हैं भाई, तुम्हें पता होगा। ये केमिस्ट्री में भी अभी तुम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। कितना आ रहा है इसका बताइए जरा। टाइप नहीं कर पाएंगे, लिख आप लोग पहले कर लीजिए, फिर मैच कर लीजिएगा। तो ये सॉल्व करके पहले मैच कर लीजिए, टाइप नहीं कर पाएंगे, रहने दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपका nth ऑर्बिट का रेडियस। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर क्या पूरा रटना है, नहीं, पूरा नहीं रटना है। आपको जो इसमें रटना है वो मैं बता दे रहा हूं। इसमें कांस्टेंट्स कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। एच तो सभी बच्चों को पता है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कि ये भी नहीं पता है। ठीक है,
ये तो क्लियर है भाई। केमिस्ट्री के और फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप मतलब कहाँ हो यार, मतलब न्यूक्लियस जो है बदल जाएगा। न्यूक्लियस बोलेगा कि मैं केमिस्ट्री में जाऊंगा तो अलग बिहेव करूंगा, मैं फिजिक्स में जाऊंगा तो अलग बिहेव करूंगा। हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन लाइक एटम के न्यूक्लियस, ऐसा तो नहीं होगा ना, बताओ। तो ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये केमिस्ट्री जब आप हायर, ये फिजिक्स का, यहां से आप क्लासिकल फिजिक्स में घुसते हैं। अभी तक आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा, सॉरी मतलब अभी तक न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ा। अब यहां से क्लासिकल या क्वांटम फिजिक्स की कहानी शुरू हो जाती है इसके आगे, जो आप मास्टर्स लेवल में पढ़ते हैं। तो ये एक एबीसी है, उस दूसरे ब्रांच ऑफ फिजिक्स का एक तरीके से एबीसी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, आपने अगर पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में भी यही फॉर्मूला है, फिजिक्स में भी यही है मेरे भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। बस क्वेश्चंस का पूछने का तरीका भी लगभग वही है। थोड़ा फिजिक्स में जेई एडवांस में जो अच्छे क्वेश्चंस आए मैं कराऊंगा तो आपको टेस्ट पता चल जाएगा कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कहानी सब वही है, बाकी कहानी सब वही है। आप थोड़ा सा इसमें, हम लोग केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर तक रुक जाएंगे, आप इसके अंदर घुसते हो। मेन ये केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, आप फिर क्वांटम नंबर्स की बात करते हो, बहुत सारे अंदर की बातें करते हो, है ना, स्पिन की बात करते हो, तो सारे चीज आप डेप्थ में वहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो हम ये आपको जो रटना है वो मैं बता दूं सबसे पहले। वो रटना ये है आपको, इसमें जो कांस्टेंट्स है इनकी जब वैल्यू रखेंगे आप तो 0.529 है ना, एन स्क्वायर जेड बाई एन, जीरो, ये तो मैंने वीएनएथ की लिखनी है ना। तो एक वीएनएथ का आप जब कांस्टेंट्स पूरा जब लिखोगे तो कांस्टेंट्स जब लिखने के बाद आपको एक वीएनएथ मिलेगा और कांस्टेंट को पुट करने के बाद आपको एनएथ मिलेगा। ठीक है, तो वो वैल्यू आप थोड़ा सा आपको रट सकते हो, वो वैल्यू आप रट सकते हो। ये क्लियर है? तो थोड़ा सा बताएंगे आप लोग क्या क्या आता है। 2.18 बिल्कुल 2.18 इंटू 10 की पावर 6 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो 2.18 इंटू जेड बाई एन, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं किसी nth ऑर्बिट के लिए। ये मीटर पर सेकंड में बता रहे हैं भाई, ये मीटर पर सेकंड में बता रहे हैं, ये मीटर पर सेकंड में बता रहे हैं क्या, बताइएगा। मीटर पर सेकंड में बता रहे हैं क्या? जल्दी बताइए। तो ये आप रट सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है, जनरली आप 2.18 या 19 आप ले सकते हैं, जो आपको सही लगे, इसमें इतना चल जाता है। ठीक है, 2.18 2.19 ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और ये मीटर पर सेकंड में रहता है। आप लोग इतना टाइम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको रटा होना चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें भी आपको क्या रटना है, इसमें आपको रटना है आरएन की वैल्यू। जब आप ये पूरा पुट करेंगे तो 0.529 एंगस्ट्रन में है, ये ध्यान रखना, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो किसी nth ऑर्बिट के लिए पूछ लिया जाए हाइड्रोजन लाइक के लिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सब आपके लिए जाना पहचाना है, कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूं मैं इसमें, कुछ नया का स्कोप हो तब तो बताएं। ठीक है, तो ये अपने पास ये हो जाएगा। तो ये याद रखना है तुम्हें। जिसमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो nth ऑर्बिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर है। ठीक है, और जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड है। इस पे भी खूब क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ये चीज अगर आपको पता है, अगर ये चीज आपको पता है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंगुलर मोमेंटम बताओ किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम का, वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम की जैसे बात करें L की,
तो एल क्या होता है, mvr। एल तो खैर आपको डायरेक्ट भी बता सकते हो, यही तो एल है, एंगुलर मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है बट इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो एल जो है, एल तो इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है, एल अपना इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है, ठीक है। मोमेंटम पूछा जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं एनर्जी की। तो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी की अगर बात करें, अच्छा अगर हाइड्रोजन होगा तो जेड को 1 पुट कर दोगे, इतना तो सब जानते हो। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, और हम ये कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक के लिए, बाद में जेड को 1 पुट करके हाइड्रोजन के लिए कर लेंगे। तो यहां पे भी वही करना है। आप सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पता है पोटेंशियल, मेन एनर्जी जो ई टोटल है वो कितनी होगी, पोटेंशियल और के ई टोटल जो होगा वो होगा अपना पी प्लस के ई, पी प्लस के ई। बोलो वेलोसिटी भी क्या कह रहे हो, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। अब मास से तो इंडिपेंडेंट है ही। टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, हाँ टाइम पीरियड आप बोल सकते हो 2 पाई आर अपॉन वी, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करेगा यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी उस nth ऑर्बिट में कांस्टेंट रहने वाली है। आदित्य भाई क्यों मजे ले रहे हो यार, है ना, मतलब इतने दिन छुट्टी बिता के आए हो तो मजे लेने का मन कर रहा है टीचर से। एंगस्ट्रन आपको नहीं पता क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसा ना करो यार, ठीक है। ये सब मजे लेने से आपका नुकसान है, मैं पीछे रहूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। 10⁻⁻10 मीटर ये लेंथ की यूनिट है भाई, ये सब पता है आपको, मजे ले रहे हो हैं। इस तरीके का मजे मत लो, दुनिया मजे लेगी फिर आपकी। ई टोटल होगा पी प्लस के ई। तो पी अपने पास देखो क्या है, पी क्या होता है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी पी कहते हैं के Q1 Q2 बाई आर। तो न्यूक्लियस का चार्ज था Ze, इसका चार्ज था इलेक्ट्रॉन का E और ये नेगेटिव था, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, यही तो होगा P अपना। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास हो जाएगी माइनस Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। बोलो भाई, Rn की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। Rn अपने पास क्या है, Rn देखिए आप भी आपने निकाला है, एप्सिलॉन नॉट n² h² पाई m Ze²। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा। Rn की कुछ किया नहीं है, Rn का केवल फॉर्मूला जो हमारा आया है इसको मैंने पुट करके एक एक्सप्रेशन बना लिया। देखो ये Rn है, तो एप्सिलॉन नॉट n² h² पाई m Ze²। ठीक है, तो यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, देखो पाई यहां से गायब हो रहा है, पाई यहां से आपका गायब हो रहा है, तो और आप बोल सकते हो कि यहां से फिर क्या आएगा, z e⁴ Z² e⁴ है ना, m पाई तो कैंसिल ही हो जा रहा है देखो, अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। ठीक है, एनर्जी की डेफिनेशन बोर्ड के लिए आपको क्या लिखना है, एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन तो वही है ना भाई, जो छोड़ो। तो m Z² e⁴ 4 एप्सिलॉन नॉट n² h²। अब इसमें सारे कॉन्स्टेंट्स को पुट करोगे तो देखो इधर कॉन्स्टेंट्स आपको क्या नजर आता है, कॉन्स्टेंट सारे हैं m e⁴ अपॉन में 4
एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट्स है, और ये अपने पास जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको चीजें मिलने लगेगी। इसी तरीके से काइनेटिक की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम वी एनएथ स्क्वायर, यही तो होगा एनएथ ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से अपने पास हाफ एम काइनेटिक एनर्जी। आपको एंगस्ट्रन नहीं पता भाई, तो मुझे क्या लगेगा, मतलब ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी बच्चे को एंगस्ट्रन नहीं पता, एंगस्ट्रन की वैल्यू नहीं पता, ऐसा मैं मानने को कतई तैयार नहीं हूं। अगर आप 12th वाले हो तो भी, और अगर आप रिपीटर हो तो भी। आप खुद सोचो एंगस्ट्रन की वैल्यू, नैनोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, ये तो सबको पता है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम, और नहीं पता है तो ठीक है भाई, देख लो, बता तो दिया। ये अपना इसका फॉर्मूला था v का, मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है मैं पढ़ा दे रहा हूं। जेड ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट एन एच। मैं तो सोचा था कि एडवांस के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले लिख के कराऊंगा, लेकिन लोगों का रिएक्शन देख के लगता है कि नहीं, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो हाफ एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो क्या आया, वो आया। और हाँ 12th वाले थोड़ा ध्यान दे, 12th वाले थोड़ा ध्यान दे, 12th वालों को ये ध्यान देना है कि ये सब चीजें उनको डेराइव भी करने को आएगी स्कूल के एग्जाम में। तो यहां से आएगा एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, और फिर से देखो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों में आपको रिलेशन क्या मिलता है कि के का ट्वाइस है, के का ट्वाइस है अपना, या ये के जो है पी का आधा है, मैग्नीट्यूड वाइज पी का आधा है। तो ये हुआ अपना टोटल, ये के है पूरा, ही रटना नहीं है तुम्हें, ये सब जो रटने के लिए बोलूंगा वही रटना है, ये रटना नहीं है। एक्सप्रेशन मैंने बना दिया वो अलग बात है, ठीक है। अब टोटल की बात करो तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, ई टोटल, वो होगा पी प्लस के, वो भी नेगेटिव आएगी, वो भी अपने पास नेगेटिव आएगी, और कितनी आएगी, वो आएगी माइनस एम ई की पावर 4, यही माइनस हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर टोटल विच इज जस्ट इक्वल टू के, विच इज जस्ट इक्वल टू के, दिख रहा होगा सभी को। तो ये एक्सप्रेशन है टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, ये एक्सप्रेशन है। ये क्लियर है सभी को? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो यहां से अब आप लोग जो है अब इनकी वैल्यू पुट करने चाहेंगे। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो ये आपने इन तीनों से क्या रिलेशन देखा, इंटरेस्टिंग बात वो ये है, देखो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, मैंने एक बार आपको मैकेनिक्स में भी बताया था कि इससे आपको रिलेशन ये मिलता है कि के तो पॉजिटिव ही होता है, तो यहां मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल टू ई टोटल मॉड इक्वल टू पी बाई 2 मॉड। देख पा रहे हैं, पी बाई 2 मॉड। तो ये चीज जो है आपको रिलेशन मिलता है, और ये कब ट्रू है, ये जानते हैं कब ट्रू है, ये ऐसा आपको हमेशा कम मिलेगा। बहुत बढ़िया भाई अविनाश, दिल खुश कर दिया आपने, आपको याद है मैंने जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था तो भी बताया था कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जो सिस्टम फोर्स, व्हेन सिस्टम फोर्स इज लाइक दिस, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल है। ग्रेविटेशन में भी आप यही पाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आप यही पाओगे। तो P जो है 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पे के इक्वल टू ई टोटल इक्वल टू पी बाई 2। ठीक है, तो टोटल जो एनर्जी है वो हमारी नेगेटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है ये बताएंगे? टोटल एनर्जी नेगेटिव का क्या मतलब है? टोटल एनर्जी नेगेटिव का ये मतलब है कि इंफिनिटी से, आप देखो
सबने इलेक्ट्रो पढ़ा है। तो जब आप इंफिनिटी से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लाके रखोगे, यहां पे आप इसको रखने के लिए जाओगे, तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये आपको जो है वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम खुद वर्क करेगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। और जब सिस्टम वर्क करेगा तो यहां पे इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो बोलते हो, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपनी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब इनकी वैल्यू जब आप पुट करोगे, ठीक है, तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे सारे कांस्टेंट्स की, तो आपको मिलता है के के लिए वो मिलता है तो आपको यही चीज मिलती है जो आप लोग बता रहे हो, बहुत बच्चे जानते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये ध्यान रखना, अपॉन में एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन में एन, जेड स्क्वायर अपॉन एन, तो ये मिलता है आपको काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगी, पॉजिटिव होगी। तो पी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मैं बोलूंगा आप ये ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, माइनस कहां लिखा है, पी का मॉड लगाने के बाद माइनस कहां लिखा है मैंने, के इक्वल टू ई टोटल इक्वल टू मॉड पी बाई टू ही तो लिखा है मेरे भाई, कहां माइनस लिखा है मैंने, कहीं माइनस नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास हो जाएगा के ई टोटल, और यहीं से आप ई टोटल की बात करने लगेंगे, तो ई टोटल जो होगा है ना, वो भी किसके बराबर होगा, के ई के पॉजिटिव के। तो आप यहां से बोल सकते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ई टोटल के बारे में हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी ये है क्या, बेसिकली टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम एट nth ऑर्बिट, है ना। तो nth ऑर्बिट की टोटल हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी हो गई। अच्छा, के में, हाँ ये के में नेगेटिव दे दिया है, सॉरी। तो के अपने पास ये होगा, पी अपने पास ही होगा, और टोटल में अपने पास ये आ जाएगा नेगेटिव, टोटल में अपने पास हो जाएगा माइनस, तो ये अपने पास नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो ई टोटल, पी और के ई, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो यहां से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपने देखा कि टोटल एनर्जी भी या पी और ये एटॉमिक नंबर जेड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहीं से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन, अब ये ट्रांजिशन की बात करो तो डेल्टा ई क्या होगा, अभी आपने बोर्स थ्योरी जो अप्लाई की थी, मान लीजिए ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं कि हायर एनर्जी लेवल पे है इलेक्ट्रॉन और ये यहां से जंप कर रहा है, यहां से ट्रांजिशन कर रहा है, इतने एनर्जी डिफरेंस का फोटोन छोड़ेगा, यही पढ़ा हमने। ये मान लीजिए EN2 है और ये EN1 है, तो यहां से एक हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं इनका, इसका एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं भाई ट्रांजिशन का। क्या हो जाएगा, यहां से हम एक्सप्रेशन ये बना सकते हैं कि N2 एनर्जी लेवल माइनस EN1 इक्वल टू HC बाय लैम्डा, ये बोल सकते हो HC बाय लैम्डा। तो अब यहां से EN2 क्या होगा, -13.6, देखिएगा
जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6। ये सब तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है यार, जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। कह रहे हो ऐसे ही फर्जी। SC/λ। तो यहां से अब देखो ये माइनस माइनस प्लस होके ये आता है 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस, तुम लोग 11th में ही पढ़ लेते हो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इक्वल टू SC/λ। तो 1/λ तो स्कूल में पढ़ाया जाता है ये सब। 13.6 अपॉन HC जेड स्क्वायर है ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहां से स्पेक्ट्रम की बात करने लगते हैं। क्यों भाई? यहां पे स्पेक्ट्रम की बात करने लगते हैं। और रेडबर्ग कांस्टेंट R को 13.6 HC RHC तो इसी में आप यहां पे इसको आप क्या बोलते हो, यहां से रेडबर्ग लेके आते हो RHC इक्वल टू 13.6 है ना, RHC 13.6। तो यहां से आप R की वैल्यू बताते हो 13.6 अपॉन HC, तो यहां पे R पुट कर देते हो। तो इन टर्म्स ऑफ R भी आपको ये रिलेशन मिलता है, और वो ये मिलता है 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये मैं सब हाइड्रोजन के लिए लाइक के लिए कर रहा हूं। हाइड्रोजन के लिए आपको Z इक्वल टू 1 डाल देना है बस, और यहीं से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी शुरू होती है। कोई बात नहीं भी, भूल गए तो कोई बात नहीं, यहां सब पढ़ा दे रहा हूं इसीलिए यहां ध्यान दो। भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भूलोगे तभी नया सीखोगे, इसमें क्या दिक्कत है, तो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर है अब? तो ये हाइड्रोजन लाइक के लिए सब चल रहा है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब स्पेक्ट्रम की जो बात करते थे हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं यहां से। और इनके नाम हैं बहुत सारे, सभी को पता भी होगा। तो ये आपका फॉर्मूला ये आया 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है ना। तो फॉर हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1 बोलते हो, तो 1/λ हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहां से अब आप डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स निकालोगे, मतलब ट्रांजिशन जैसे जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग आप नाम देना शुरू करोगे। ठीक है, चलिए तो अब यहां से स्पेक्ट्रम जो होगा, जैसे लोअर आपको पता है N2 हाइयर है, N2 इसमें सभी को पता है N2 ग्रेटर देन N1 है, ये तो सबको पता है ना। तो हाइयर से, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बहुत बच्चों को सब कुछ आता है, बहुत बढ़िया। तो यहां से अपने पास क्या होगा कि N1 की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, N1 की वैल्यू 1 रखते हैं और N2 कुछ भी रखते हैं तो सीरीज मिलती है। तो पहला सीरीज ये बोलते हैं लैमन सीरीज, उसमें ये बोलते हैं कि लोअर लिमिट N1 1 है, N2 की वैल्यू कुछ भी हो जाए 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां से ये सारी जो आपके स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे वो अपने क्या हो जाएंगे, लैमन सीरीज में जाएंगे। मतलब यहां पे ये बोल रहे हो कि n इक्वल टू 1 है, और ये जितने भी ट्रांजिशंस आपके हैं इधर, जितने भी ट्रांजिशंस हैं, समझ रहे होगे, तो ये एक तरीके से ग्राउंड स्टेट है N1 1, ये एक तरीके से ग्राउंड स्टेट है। यहां पे भी बच्चे बहुत थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को n इक्वल टू 1 ले लेते हैं जल्दीबाजी में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उनको लगता है N1 1 है, नहीं,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n1 n इक्वल टू 2 है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको आप बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत हो जाती हैं। n इक्वल टू 3 जो है तुम्हारा बोला जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि n इक्वल टू 1 को आप ग्राउंड स्टेट बोल रहे हो। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या होगा कि जो भी ट्रांजिशन आपका कहां से हो रहा होगा, n इक्वल टू 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है ना, आगे भी 5 से हो सकता है। ये सारे जो होंगे वो किस में आएंगे, ये सारे आपके किस में आएंगे, लाइमन सीरीज में आएंगे। तो दिस इज द लाइमन सीरीज। तो आप बताएंगे मुझे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये भी कई बार पूछा है लोगों ने, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ corresponding to Lyman series। क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है कि एक चीज का ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि सभी बच्चों को ये बात तो पता है अब कि एच सी बाय लैम्डा वो डेल्टा ई के बराबर है, ये सबको पता है। तो लैम्डा जो बेसिकली है वो है एच सी बाई डेल्टा ई। ठीक है, तो फॉर लैम्डा मिनिमम, है ना, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा मिनिमम, इसमें भी लोग गलती कर देते हैं, डेल्टा ई जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो ट्रांजिशन होगा उसमें n1 जो है अपना 1 है और n2 जो है इंफिनिटी होगा, n2 जो है अपना इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। लैम्डा मिन के लिए हमेशा क्या करेंगे, लैम्डा मैक्स के लिए क्या करेंगे, उसमें डेल्टा ई मिन होगा। लैम्डा मैक्स के लिए डेल्टा ई जो होना चाहिए वो मिन होना चाहिए, और इसके लिए जो ट्रांजिशन होगा वो होगा, है ना, n1 अगर 1 है, n1 अगर n है तो n2 जो होगा वो n+1 होगा, मतलब कंसेक्यूटिव। n1 अगर 1 है तो n2 अपना क्या होगा, n+1 होगा। तो कभी भी ध्यान रखना कि आपको ये लैम्डा किसी भी सीरीज का पूछ सकता है, मिनिमम मैक्सिमम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको मिनिमम करना है तो ट्रांजिशन कहां से लेना है, ट्रांजिशन आपको लेना है इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट का। उस केस में जो फोटोन निकलेगा वो मैक्सिमम लैम्डा का निकलेगा, मिनिमम लैम्डा का निकलेगा, क्योंकि एनर्जी हमारी उसमें डिफरेंस मैक्सिमम होगा। और अगर आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछता है तो एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम आपकी क्या होगी, दो कंसेक्यूटिव ट्रांजिशन 2 3 3 4 5 6, तो जो भी कंसेक्यूटिव ट्रांजिशन होंगे दो, उनके बीच का जो ट्रांजिशन से फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगा। ये क्लियर है बच्चों? तो उसी तरीके से आप जैसे एक एग्जांपल लेइए, तो ये तो मैंने जनरलाइज करके आपको बताया, इसके लिए क्या बोलेंगे, लैम्डा मिन क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ, लैम्डा मिन इसका क्या हो जाएगा, इसका लैम्डा, लैमन सीरीज का लैम्डा मिन के लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए इंफिनिटी से कहां पे आएंगे, 1 के लिए, है ना, इंफिनिटी से 1 के लिए लैम्डा मिन। तो लैम्डा मिन अपने पास हो जाएगा इसमें 1 अपॉन लैम्डा मिन, वो हो जाएगा आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये आर होगा। तो लैम्डा मिन जो होगा वो एक तरीके से आर होगा, 1 अपॉन आर होगा। और लैम्डा मैक्स की अगर बात करेंगे इसका, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स, है ना, लैमन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आर, और क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव के लिए, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये अपने पास लैम्डा मैक्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो 3r/4। तो लैम्डा मैक्स जो होगा वो होगा 4 अपॉन 3r।
है ना, 4/3r। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये अपने पास लाइमन सीरीज हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से बहुत सारे सीरीज हैं जो तुम लोगों को अब पता भी है। सेकंड जो है वो है बामर। ये विजिबल जोन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी फोटोन्स निकलते हैं वो कहां पे आते हैं, वो विजिबल जोन में आते हैं। तो बामर है ना, ये अल्ट्रा है, ये अल्ट्रा में आता है, और वो इंफ्रा में आएगा बाकी आगे के। तो बामर सीरीज जो विजिबल जोन है उसके लिए आप बोलते हो, उसके लिए जो आपके पास होगा N1 जो होगा वो 2 होगा, और N2 जो होगा वो शुरू होगा 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक है, ये बामर के लिए, ये क्लियर है सभी को। और इसी तरीके से मतलब आप यहां पे 1/λ की अगर बामर की बात करते हो तो वो हो जाएगा R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और N2 की सारी वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे। इसी तरीके से अपने पास तो अब शायद आप लोग समझ गए होंगे, ये जो है इंफ्रा में आएगा। इसमें n की वैल्यू जो है 3 होगी, N1 अपना 3 होगा, है ना, और N2 जो होगा वो हो जाएगा अपने पास 4 5 6 डॉट डॉट। और इसके लिए आप लिख सकते हैं लोअर लिमिट फिक्स होगी 1/3 स्क्वायर, N2 आप वेरी करा सकते हो, ये आ जाएगा। फिर है अपने पास ब्रैकेट, ये सब इंफ्रा में ही रहते हैं। तो N1 आपका 4 होगा और N2 शुरू होगा 5 6 7 8 से। यहां आप बोल सकते हैं इसके लिए वेवलेंथ, सबके लिए लोअर और हायर पूछा जा सकता है। ठीक है, सबके लिए लोअर और हायर पूछा जा सकता है। क्लियर है। देखिए भाई, अभी आपको एक्सरे पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा। गामा एक्चुअली एक ट्रांजिशन से नहीं निकलता, वो रेडिएशन का ट्रांजिशन स्टेट होता है, तब आपको और पता चलेगा। ठीक है, 1/ यहां पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये ब्रैकेट होगा, और ये लेमन बामर हो गया पास्चन ब्रैकेट, और एक लास्ट है अपना पी फंड। पता नहीं ये कौन, सब साइंटिस्ट के नाम है भाई। ठीक है, ये सब साइंटिस्ट हैं भाई, इनका नाम है। पी फंड कोई नाम रखता है? पी फंड कौन सा नाम है, झंड नाम है पी फंड। ठीक है, तो पी फंड अब अपने देश के वैज्ञानिक हुआ होते तो सोनू मोनू सीरीज, है ना, ये चलता अपना, रामलाल सीरीज चलता, सोनू सीरीज। तो ये सब नहीं चल रहा है, उनके नाम पे ही चलेंगे जो उन्होंने मेहनत किया है। ठीक है, तो पी फंड अपने पास क्या है, देखो पी फंड में ये बोला जा रहा है कि N1 अपने पास 5 होगा, N2 हो जाएगा 6 7 8 9। तो 1/λ यहां पे आ जाएगा R 1/5 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो सभी का लोएस्ट और हाईएस्ट आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, जेपी सीरीज चलाएंगे, जेपी सीरीज भी चलाएंगे, टेंशन ना लो। हाँ, झंडू अच्छा लगता है, झंडू सीरीज, सही कह रहे हो। तो यहां पे अपने पास ये अब सभी बच्चे इसमें से निकाल सकते हो, इसका लैम्डा मैक्स या लैम्डा मिन सभी को बता दिया है। फिर सुन लो, एक बार फिर सुन लो, जब भी
ये कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल में, बच्चे गलत कर देते हैं आते हुए भी, इसमें कुछ नया नहीं है। वो सीरीज में क्या करेंगे, जेपी का फुल फॉर्म क्या है भाई, स्टूडेंट लोग तो कहते हैं जबरदस्त फिजिक्स, ठीक है। जेपी का फुल फॉर्म मेरे स्टूडेंट लोगों ने बना दिया है, मुझे अपना फुल फॉर्म बताने का मौका ही नहीं दिया। वो तो कहते हैं जबरदस्त फिजिक्स। बाकी नाम मेरा जयप्रकाश है, बाबूजी ने रखा जयप्रकाश, अभी तक प्रकाश ढूंढ रहा हूं, मिलेगा तो बताऊंगा तुम लोगों। तो यहां पे अपने पास 1/5² - 1/n², तो ये पी फंड है। और मेरा ये कहना है कि लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम कर लोगे सारे सीरीज का। लैम्डा मैक्सिमम जब भी पूछेगा, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव वाला लेना। लैम्डा जब भी मैक्सिमम पूछेगा तो कंसेक्यूटिव वाला लेना। और जब लैम्डा मिनिमम पूछेगा तो इन्फिनिटी से जो है कहां पे लेके चलोगे, ग्राउंड पे। सबको क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये बहुत फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं, बहुत बेसिक, जो आप स्कूल में पढ़ते हो, बट जानना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से आएंगे। हर चीज में ये बोलूं कि मैं ये क्यों बताऊंगा, मेरा लेवल खराब हो जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए अब फंडामेंटल सभी को क्लियर हो गया। इसमें कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा कैलकुलेशन के लिहाज से, कि जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट और एचसी की वैल्यू है ना, एचसी की वैल्यू आप रेडीमेड याद रखिए, थोड़ा सा वो ज्यादा बेटर होगा। एचसी की वैल्यू अगर आप याद रखें तो एचसी की वैल्यू 12375 है ना, 12375 कभी कभी लोग लेते हैं, कई सारे बुकों में 1242 राउंड ऑफ करके दिया गया है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। एससी की वैल्यू 1234 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर भी होगा, ई भी है ना। तो ये वैल्यू अब इन दोनों में से कभी कभी या तो दे देते हैं कि आप कौन सी लेना चाह रहे हो, ये ब्रैकेट में लिखा रहता है। नहीं लिखा होगा तो आपको फिर रेडीमेड ये याद रखिएगा तो बेटर होगा, ठीक है। ऑल सीरीज का लैम्डा मिनिमम सेम होगा। देखो विवेक भाई ने एक टैलेंटेड क्वेश्चन पूछ दिया ना, तब से चिल्ला रहा हूं भाई, ऑल सीरीज का लैम्डा मिनिमम सेम कैसे होगा मेरे भाई, आप बताओ। जैसे बामर का, अरे यार बहुत टैलेंटेड हो मेरे भाई, यहां पे बहुत लोग टैलेंटेड हैं, मतलब दिल खुश हो जाता है उनके क्वेश्चन से। ये लैम्डा मिनिमम, अब जैसे बामर की बात करो, तो बामर की अगर बात करो, कह रहा है कि सभी का लैम्डा मिनिमम तो सेम होगा ना सर, कैसे सेम होगा यार। बामर में शॉर्टेस्ट लैम्डा निकालोगे तो 1 लैम्डा मिनिमम जो आएगा, यहां लिखा हुआ है, ये फिक्स हो चुका है, तब भी कह रहा है, ठीक है। किसी और के बारे में सोचते रहते हो क्या, हैं? जब पढ़ रहे होते हो तो किसी और के बारे में सोच रहे होते हो क्या, मतलब कोई ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। आप जिस स्टेज में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सोच सकते हैं आप, मैं समझ सकता हूं, बट कोशिश करिए कि अभी बामर लैमन ही और फिजिक्स के बारे में सोचिए, तो ऐसा टैलेंटेड जो है मतलब डाउट नहीं आएगा, है कि नहीं। उनके बारे में बाद में सोच लीजिएगा, जब छत पे अकेले बैठे हो, है ना, आसमान को देख रहे हो, तब आप उनके बारे में सोचिएगा। अभी अपने बारे में सोचिए और फिजिक्स के बारे में सोचिए, तब ऐसी डाउट नहीं आएंगे आपके पास। समझ गए भाई, समझ गए कि नहीं। पूरी कोशिश की जाएगी, हाँ बिल्कुल, कोशिश करना ही तो अपना काम है, ठीक है। और चांद को देखते हुए, अरे बाप रे, चांद को देखते हुए, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, चांद को देख के ही तो लोग मतलब इतना जज्बा रखते हैं कि भाई वो चांद तोड़ के ला रहे हैं, 15-16 तारे भी तोड़ कर लेके आ रहे हैं, और तुम जो है एक सीट लेके नहीं आ पा रहे हो, हैं? बताओ। कुछ लोग जो है चांद को देखकर जो है इतना जज्बा रख रहे हैं कि बता दे रहे हैं कि एक चांद लेके आऊंगा, 16-17 सितारे भी लेके आऊंगा, और तुम जो है बस एक जेई मेंस में एक सीट नहीं लेके आ पाओगे।
तो अपना जज्बा तुम भी ऊपर रखो, तुम लोग भी। तो बामर के लिए अब देखो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, आर ये वही रहेगा मेरे भाई, 1/4 माइनस 1/∞। कहां सेम आया, तो इसका लैम्डा मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा 4/r। इसका लैम्डा मिनिमम जो होगा वो 4/r होगा, समझ गए। अच्छा, बामर आ गया आपके पास। तो बामर का आप लॉन्गेस्ट अगर देखना चाहो, मैक्स की बात करो, तो मैक्स में क्या सिखाया था कि कंसेक्यूटिव देखोगे तो ये N2 तो वही रहेगा ना, ये तो 4 ही रहेगा, माइनस इसके जस्ट ऊपर होगा 9। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं। तुमने वही चीज पूछ लिया कि सर सेम होगा, समझ गए अब। तो यहां से अब आप रेशियो ले सकते हो, ये आएगा। अब तो शायद डाउट नहीं आना चाहिए। अरे अब तो क्लियर है भाई, जिसका डाउट था कि सर सेम आएगा। ठीक है, चलिए। जनरलाइज फॉर्मूला में कहां पे कह रहा हूं, N1 के लिए 1 लिखा हूं, लाइमन के लिए लिखा होगा, जनरलाइज में कहां लिखा है, जनरलाइज में कहां लिखा है, लाइमन के लिए 1 लिखा है, जनरलाइज में N1 है और N2 है, N1 N2 है, जनरलाइज में N1 और N2 है। हाँ, रेशियो वाले सवाल बिल्कुल आते हैं, यही तो मैं भी कह रहा हूं। ठीक है भाई आंसू, और भी बहुत सारे सीरीज होंगे। मेरे फिजिक्स में इतने ही सीरीज से काम चल जाता है, तो मैं इसी सीरीज तक रुक जाऊंगा। बाकी आप पढ़ते रहना जो भी सीरीज होंगे। मॉडर्न फिजिक्स मैंने कहा, मॉडर्न फिजिक्स में अगर घुसोगे तो बहुत लेवल की चीजें आपको आउट ऑफ कोर्स जानी पड़ेगी। हमें जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसी में पढ़ के खुश रहना है। एचसी अपने पास, मैं ये कह रहा था, ये फॉर्मूला याद रखना, अरे सॉरी, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको काम आ जाएगी। अब देखो दूसरी बात क्या है कि हाइड्रोजन के दूसरी चीज तुम्हें जो याद रखनी है, इसमें याद रखने वाली, मैं नहीं बोलता था याद रखो, लेकिन अब बोलूंगा धीरे धीरे इस टॉपिक में। तो यहां पे अगर आप देखो हाइड्रोजन के जनरल अगर देखें कि कुछ स्टेट के लिए फॉर हाइड्रोजन, तो आपको वो वैल्यू भी याद रखनी है। तो फॉर हाइड्रोजन जो टोटल एनर्जी है ना, ई टोटल सभी को पता है क्या है, -13.6/n², यही है। तो n = 1 के लिए पुट करोगे तो n = 1 के लिए ये कितना आ जाएगा, -13.6। तो n = 1 के लिए n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है। तो n = 1 के लिए होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 2 के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -0.85 चेक करना जरा, यही होगा। 4 के लिए एक बार चेक कर लो। तो ये हाइड्रोजन की इतनी जो है वैल्यू आपको याद रखनी है, ये याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए अभी मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस में हिंट मिलेगा इसको याद रहेगा तो। क्लियर है? ओ भाई शिवान बाबू, उसके आगे भी याद है, बहुत बढ़िया। इतने से भी काम चल जाएगा अपना, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन के लिए ये याद रखना। तो ये सब चीजें जो याद रखने लायक है वो मैंने आपको बता दिया। कभी कभी आपसे बोला जाता है, तो ये बेसिक थ्योरी के नाम पे यही है, ठीक है, बेसिक थ्योरी के नाम पे यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये थ्योरी आपके पास यही है। बाकी कुछ और थ्योरी है, जैसे कोलिजन का केस है, वो भी मैं बताऊंगा। फिर इसमें रिड्यूस मास का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब शायद अगर आ जाए, मैं एडवांस की बात कर रहा हूं, मेंस में तो नहीं आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें नया क्या था? नया कुछ नहीं था भाई, नया कुछ आएगा क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर की फंडामेंटल थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो यही है,
ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उस पर अगर थोड़ा बात करें। क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूं, धीरे धीरे सब निपटाएंगे। सारे आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, एडवांस के। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है, लेटेस्ट क्वेश्चंस पे पहले आ जाते हैं। तो चलो पहले लेटेस्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है 2020 में, देखिए 2020 में एक पूछा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से शुरू करोगे, उससे पहले भी आ जाओ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से शुरू करोगे। ए पार्टिकल ऑफ मास मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ पोटेंशियल। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है F इंटू आर। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी है F इंटू आर, वेर F इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इट्स एनर्जी आर कैलकुलेटेड यूजिंग द बोर्स मॉडल इफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स ऑर्बिट इज डिनोटेड बाय R एंड इट्स स्पीड एंड एनर्जी आर डिनोटेड बाय V एंड E। E मतलब टोटल एनर्जी। तो आपको बताना है देन फॉर nth ऑर्बिट, ये सब चेक करना है कि R के प्रोपोर्शनलिटी क्या है, V का क्या है, E क्या है, सारा कुछ आपसे पूछ लिया है। जो आपने अभी डेरिवेशन किया है वो आपसे पूछ लिया है, अभी अभी आपने डेरिवेशन किया है, तो उस डेरिवेशन को जिसको पता है वो बच्चा ये कर लेगा। क्या करोगे जरा कमेंट करके बताओ तो, देखें कितने बता पा रहे हैं। क्या करोगे कमेंट करके बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगाओगे, थोड़ा कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आरुष, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, सभी बच्चों ने पढ़ा है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आर का फंक्शन दिया है। अच्छा, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए एफ दे रखा है, बदमाशी का लेवल देखिए। एफ इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। इतने बड़े टैलेंटेड हैं कि इन्होंने एफ आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई कांस्टेंट के भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कितना कलाकारी करी है कि उन्होंने के जगह पे एफ दिया है। तो एफ हमारा फोर्स नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। तो एफ इंटू आर, ठीक है। तो अब हमारा जो एफ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको मैं कुछ एफ सी बोल देता हूं। तो एफ सी जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा माइनस डी यू आर बाई डी आर। लेवल हाई है भाई कलाकारी का। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, और डी आर अपॉन डी आर तो 1 ही हो जाएगा। चलो वैल्यू बहुत सिंपल दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये जब करोगे तो ये तो 1 ही हो गया, तो मतलब कांस्टेंट आ गया। एफ सी जो है एफ के बराबर हो गया, इसीलिए उन्होंने ऐसा दिया होगा, ठीक है। एफ सी जो है अपने पास एफ के बराबर हो गया। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अरे भैया सैरफुल है, क्लास में बैठे हो भाई, सारी भावनाएं अपनी जो है काहे व्यक्त कर रहे हो। शुभ शुभ भाषा का प्रयोग है, रहने दो। जेई वालों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग ना करो, आपका लाइव बना देंगे ये। तो एफ सी जो हो जाएगा माइनस एफ, ठीक है। तो अब मतलब हो जाएगा अपने पास, इसको एक इक्वेशन लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो वी एनएथ हो जाएगा, क्योंकि एनएथ के लिए ही पूछा है तुमसे, ठीक है। एनएथ के लिए ही पूछा है, तो एनएथ के लिए मैं वी एन वी लिया है, इन्होंने बोला है ना कि वी ले लो। हाँ वी ले लो, तो आप वी ले लो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिनोटेड बाई आर। ये देखो जो बोला है वही लो, ये हो जाएगा एक इक्वेशन। और बोर्स मॉडल जो है आपको फॉलो करना है, बोर्स मॉडल फॉलो करना है। तो बोर्स मॉडल में क्या है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखो ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो बस ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। ये जेई मेंस का नहीं है भाई, जेई एडवांस की बात हो रही है। जेई मेंस का पीवाईक्यू नहीं है ये कोई। एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके जल्दी से आंसर बता दो।
इन्हीं दोनों को सॉल्व करके जल्दी से आंसर बता दो भाई, फटाफट बताओ। इन दोनों को सॉल्व कर लो और यहां से आंसर बता दो। यहां से आप v निकाल लो, बेटर होगा, आप यहां से v निकाल लो, है ना। तो यहां से v निकालोगे तो इन दोनों को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो इजीली। जल्दी से आंसर बता दो, ठीक है। बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है। बस आपसे अच्छा एक चीज और देखो, आपसे केवल प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है और इधर टोटल एनर्जी लेकिन पूछ लिया है। टोटल एनर्जी में क्या करोगे, टोटल एनर्जी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो होगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो आपको दिया हुआ है एफ आर, पोटेंशियल होगा एफ आर, ठीक। और काइनेटिक जो होगा वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से v की वैल्यू निकाल लेना, यहां से v की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देना, तो यहां से ये भी आ जाएगा एक्सप्रेशन। कर नहीं रहे हो तुम लोग, किसी ने आंसर नहीं बताया अभी तक। आंसर बताओ इसका, इतना टाइम लोगे। आंसर बोलो, ए बी सी डी में कौन आंसर है। मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट, मल्टी करेक्ट है भाई। बी और सी आ रहा है पक्का, बी और सी भरोसा कर सकता हूं। बाकी बच्चे बताइए। मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट। सक्षम भाई ने बताया है बी और सी, हरिओम बता रहे हैं सी, शिवांश बता रहे हैं, बहुत बच्चे बी और सी बोल रहे हैं। चलिए एक भाई ए भी बोल रहा है, तो चेक कर लेना भाई, बी और सी मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। तो अब तो कर लोगे ना, इन तीनों को बट मिला लेना है आपको, और कुछ करना थोड़े। ठीक है, बी एंड सी, ठीक है। चलो फिर ये कब का है, पुराना है, चलो कर ही लेते हैं। द रेडियस ऑफ और द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक है एटम इज दिस, where a naught is the Bose radius. Its orbital angular momentum is this. It is given that h is the Planck's constant and r is the Rydberg constant. The possible wavelength when the atom d excites. तो एटम जब डी एक्साइट करेगा तो इसके पॉसिबल वेवलेंथ क्या क्या होंगे। अच्छा, बोर्स ऑर्बिट समझते हो क्या है। ये जो ए नॉट है इसको हम बोलते हैं बोर्स ऑर्बिट, मतलब n इक्वल टू 1 वाले के लिए 0.529 ही है, समझ लेना। ये बोर्स ऑर्बिट का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉन को ही बोर्स ऑर्बिट बोला जाता है, 0.529 एंगस्ट्रॉन को ही बोर्स ऑर्बिट। हाँ करिए करिए भाई, जल्दी करिए। तो कहीं से डी एक्साइट हो रहा है, डी एक्साइट समझ रहे हैं ना। एक्साइट होने का मतलब, एक्साइट होने का मतलब अपने ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाना। ठीक है भाई कार्तिक, आप बॉयज स्कूल में पढ़े हो, कोई बात नहीं, सरकार आपके लिए सोच रही है, ठीक है। आईआईटी में भी इनटेक बढ़ा रही है, टेंशन ना लो आप, बस आप घुस जाओ उसमें, ठीक है, फिर सारी कमी पूरी होगी आपकी। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4.5 एंगस्ट्रॉन वेयर ए नॉट इज बोर्स ऑर्बिट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज दिस, ठीक है। अब देखो बोला जा रहा है कि द पॉसिबल वेवलेंथ डी एक्साइट, डी एक्साइट का मतलब हाइयर से लोअर आ रहा है, डी एक्साइट का मतलब हाइयर से लोअर, एक्साइट का मतलब लोअर से हाइयर जाना, ये तो समझते हो ना, हाइयर एनर्जी पे जंप करना। डी एक्साइट करना मतलब हाइयर से लोअर जाना और फोटोन इमिट करना। तो वही फोटोन आपसे पूछा है कि क्या क्या फोटोन हो सकता है। तो यहां से बहुत आसान है, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आर इक्वल टू,
हाइड्रोजन लाइक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां से देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, यहां से आपको क्लू मिलता है। एमवीआर दिया हुआ है कितना, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, इससे आप, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो ये कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 3h अपॉन 2 पाई। तो आपको n मिल जाएगा कि ये कहां पर है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n इक्वल टू 3, ये रहा, ये n इक्वल टू 3 मिल गया। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 आपका इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये किस स्टेट में रहा होगा, लिखा है ना कि इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 3h अपॉन 2 पाई, मतलब ये n इक्वल टू 3 में है। ठीक है, n इक्वल टू 3 में है, तो NH अपॉन 3h अपॉन 2 पाई, यस, n इक्वल टू 3। इट इज गिवन दैट h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड r इज रेडबर्ग। तो अब बच्चों आप बता सकते हो कि जब वो d एक साइड होगा तो n इक्वल टू 3 से क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, n इक्वल टू 3 से, मतलब ये यहां पर है n इक्वल टू 3 होगा तो n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, यही तो है भाई। तो 3C2 है ना, परमुटेशन लगाओगे तो मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 3C2, 3C2 यही तो मिलेगा भाई, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। तो कितना आ जाएगा, कितने आएंगे आपके पास, 3 ही तो आएंगे केवल। तो 3 आएंगे, मतलब ये हो सकता है n इक्वल टू 3 से 2 जाए, है ना, 2 से 1 जाए, या फिर 3 से 1 जाए। तो इनका निकाल लो, लैम्डा इनका निकालते जाओ फटाफट, और वहां से आप देख लो। तो पहले ट्रांजिशन के लिए इसका λ1, λ2 और λ3 निकालते जाइए, देख लीजिए N2 में जा रहा है। अच्छा, n इक्वल टू 3, 1 मिनट, ऑर्बिटल एंगल n तो, हाँ, तो d एक साइड हो रहा है, तो n इक्वल टू 3 से 2 में क्यों जा रहा है, ये कैसे पता लगा, सारी पॉसिबिलिटी निकालो, इसमें मैच कर लो। तो इसके लिए जब करोगे तो इसके लिए अपने पास हो जाएगा λ1 जैसे कर रहे हो ये, और इसको आप λ2 बोल रहे हो, और ये λ3 है। तो λ1 कितना होगा, 1 अपॉन λ1 कितना होगा, हाइड्रोजन लाइक है। अच्छा, ये n इक्वल टू 3 तो उसका z हो जाएगा ना। 1 मिनट रुको, अभी पूरा नहीं हुआ है, यहां पे गलती हुई है। MVR जो आप बोलते हो वो NH अपॉन 2 पाई, वो ठीक है। और रेडियस के लिए क्या बोलते हो, रेडियस R इज इक्वल टू R0 Z² अपॉन N, सॉरी N² अपॉन Z है ना। ये जो अभी रेडियस nth का आपने फॉर्मूला निकाला था, देखिए N² बाई Z, हाँ, N² बाई Z अगर आप कर रहे हो तो यहां से अभी Z भी आना बाकी है, Z निकालना पड़ेगा भाई। तो Z आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक है ना, तो Z क्या हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है ना, 4.5। तो 4.5 इक्वल टू 0.529, ए नॉट बोर्स ऑर्बिट है ना, तो 0.529 को 5-3 ले सकते हैं क्या, N² बाई Z, और N अपना 3 है, तो यहां से Z निकलेगा 3² अपॉन में Z। तो भाई यहां से पहले Z निकालना पड़ेगा आपको, यहां से Z निकालना पड़ेगा। Z बताओ क्या आ रहा है, Z2 आ रहा है ना, वही Z भी निकालना पड़ेगा। तो Z2 आ रहा है आप लोग का, Z2 आ रहा है क्या, देखो जरा,
अच्छा वो कट जा रहा है क्या? ए नॉट कट जाएगा? क्या कह रहे हो? हाँ वो ए नॉट कट जाएगा, ठीक है ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। ये तो ए नॉट के फॉर्म में दे रखे हैं, तो वही कर लो जो इन्होंने दिया है। ए नॉट, बोर्स ऑर्बिट को ए नॉट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो जेड स्क्वायर बाई एन, और ये दे रहे हैं कितना? 4.5 ए नॉट, हाँ सही कह रहे हो। तो यहां से अपने पास ए नॉट कट जाएगा और एन अपने पास 3 है, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा 4.5 इंटू 3 अंडर रूट, मतलब जेड। तो 595 जा कर सकते हैं, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से फिर? 4.5 ए नॉट है, तो जेड कितना आ रहा है? ठीक है, तो राउंड ऑफ करके देख लेना, Z2 आ रहा है, ओके, तो Z2 हो जाएगा। तो अब आपको यहां पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 1/λ इक्वल टू आर के टर्म्स में ही है, देखो ये सब है ना, तो आर जेड स्क्वायर पहला हो जाएगा ऐसे λ1 के लिए 1/3 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी 2 स्क्वायर। तो यहां से λ1 निकाल लेना, फिर इसी तरह से λ2 और λ3 देख लेना कि कौन कौन से आएगा। आंसर बता दो, अब आंसर बता दो। एन स्क्वायर बाई जेड होगा। अच्छा ये उल्टा कर दिया है, ओके, एन स्क्वायर बाई जेड होगा, तो जेड हो जाएगा अपने पास, एन स्क्वायर है 9 अपॉन 4 ये तो 3 का 9 हो जाएगा 4.5, तो ये 90/45 आएगा क्या? तो z हो जाएगा 2, हाँ सही कह रहे हैं, उल्टा लिख दिया था, तो z हो जाएगा 2। अब यहां से निकाल के आंसर बोल दो फिर। a और c सबके अलग अलग आ रहे हैं, ओनली b इज करेक्ट। अब इसमें क्यों डाउटफुल हो? कोई आपसे फ्रैक्शन भी नहीं पूछा है, जल्दी बताओ इसका आंसर एग्जैक्ट, इसका एग्जैक्ट आंसर बताओ। 19/32 आर, ओके, तो कोई मैच कर रहा है आपका? ए एंड सी मल्टी करेक्ट है ना? देख लो क्या आ रहा है, अगर ये ए और सी आ रहा है चेक कर लीजिए, कोई बी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। नहीं नाम मत बदलो छोटी छोटी बातों में, आपका नाम हमेशा कायम रहेगा, नाम क्यों बदलना है? ए और सी, एक बच्चा बी भी बोल रहा है, वंश। करके देख लो, ये एग्जैक्ट जो मैच कर रहा है वही आएगा इसमें, एग्जैक्ट जो 1/λ1 यहां से जैसे आप करोगे उसी तरह λ2 और λ3 निकाल लो। ठीक है, चलो फिर कल करते हैं क्वेश्चंस इस पे, और है ना, थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाना है, बहुत बड़ी थ्योरी तो है नहीं, ठीक है, तो उसमें बहुत रिवाइज करने की बात नहीं। अभी और भी इसमें कुछ वेरिएशंस हैं कोलिजन ओलिजन के, तो वो भी करेंगे, तो कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज मैंने आपको बेसिक्स बताया, कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं भेज रहा हूं, ठीक है, मैं पहले करा लूं आपको क्वेश्चंस, उसके बाद भेजूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहीं करा दूंगा, जितने भी एडवांस में क्वेश्चन आज तक एडवांस में आए हैं वो करा दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल फिर, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, चलिए।